स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और इस समय एक खास शख्सियत हमारे साथ है और आईटीवी ग्रुप पर है, एक्सक्लूसिवली है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब। सर बहुत स्वागत है आईटीवी नेटवर्क पे आपका और बहुत मुबारकबाद। 2 साल कोविड के थे लेकिन प्रोडक्टिविटी में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, जो ग्राफ्स हैं लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। सर सदन सबके सहयोग से, सबकी सर्वसम्मति से चलता है और सभी मान्य सदस्यों के सक्रिय सहयोग के कारण ही सदन देर रात तक भी चला। कामकाज की दृष्टि से भी कामकाज विधायी कार्य ज़्यादा हुए और मान्य सदस्यों को भी पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को रखने का मिला। मेरी कोशिश रहती है कि सदन में स्वस्थ चर्चा हो, अच्छा संवाद हो, वाद विवाद हो। चर्चा, संवाद, वाद विवाद से जो मंथन निकलता है वो देश के कल्याण के लिए काम आता है और इसलिए देश का सर्वोच्चम सदन लोकसभा, जहाँ पर हम दुनिया की डेमोक्रेसी को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, उसकी मर्यादा बनी रहे और उसमें सार्थक चर्चा हो, हम ऐसी कोशिश करते हैं। सर सदन आपने 12 बजे 1 बजे भी सहमति के बाद एक सेंस लेकर आपने चलाया। अब सर एक नया पार्लियामेंट बन रहा है, जब भूमि पूजन हुआ था हम लोग भी वहां आए थे। इस कोविड काल में सर उस पार्लियामेंट पे विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए, कहा साहब अभी जरूरत नहीं थी, ये ईगो की बिल्डिंग होगी, इस वक्त कोविड चल रहा था, पैसे आपको दूसरी चीजों में खर्चा करने थे, जो पैसा उसमें खर्चा हो रहा है लोगों ने बकायदा उसका हिसाब और ब्रेकअप भी दिया विपक्ष ने कि इतना सिलेंडर आ जाता, इतनी रेमडेसिविर आ जाती। तो कहा साहब ये एक ईगो का सवाल है कि सेंटर विस्टा और पार्लियामेंट के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि हाँ ये जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है? ये कोई सरकार का ईगो नहीं है। संसद के दोनों सदनों ने, राज्यसभा, लोकसभा में 5 अगस्त को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से आग्रह किया कि ये जो हमारा भवन है इसको 100 वर्ष होने जा रहे हैं। ये भवन ऐतिहासिक है, हमारा आस्था का केंद्र है। यहाँ कई ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, फैसले हुए हैं। देश के विकास के योगदान में इस भवन की भी इतनी उपयुक्तता रही है, लेकिन इस भवन के अंदर आवश्यकताओं के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन समय समय पर होते गए, जिसके कारण अब भविष्य में नए भवन की आवश्यकता है और इसीलिए हमारे आग्रह पर सरकार ने नए भवन बनाने की स्वीकृति दी और नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। तो एक टारगेट रखा गया है 2022, जब 75 साल हम सेलिब्रेट करेंगे तो सेशन उसी में होगा। क्या माना जाए टारगेट तक हम अचीव करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से लक्ष्य रखा है कि अक्टूबर 2022 तक संसद का नया भवन बने। मैं लगातार रिव्यू करता रहता हूँ, मेरा ऑफिस भी रिव्यू करता रहता है। अभी हम लक्ष्य के अनुरूप चल रहे हैं। मुझे आशा है कि अक्टूबर 2022 तक जो लक्ष्य रखा है, आने वाले समय के अंदर, अब जब नवंबर में सत्र चलेगा, जब आज़ादी के 75 वर्ष भी होंगे, जब भारत की संसद का अपना भवन होगा और उसके अंदर ये सत्र चलेगा। सर क्योंकि नए संसद भवन की बात हो रही है, जो सोशल मीडिया पे भी खूब चीजें होती हैं जो शायद हम और आप ना भी जाने, लेकिन बहुत सारी चीज लोग खोज के निकालते हैं। मध्य प्रदेश में ही 2 मंदिर हैं सर। पहला मुरैना के पास है, वो बिल्कुल सेम हूबहू जो इस वक्त हमारा पार्लियामेंट है, लोग कहते हैं कि उससे प्रेरणा लेके बनाया गया था। वहां पर भी सेम ऐसा स्ट्रक्चर है। जो भी ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, जो नया वाला हमने देखा ग्राफिक्स में जो बन रहा है 2022 तक, वो विजयनगर, वो भी मध्य प्रदेश का एक मंदिर है, उसके बिल्कुल हूबहू उसकी कॉपी दिख रहा है। तो क्या कोई प्रेरणा वहां से आई थी? क्या कोई स्ट्रक्चरल आपने उसको देखा था या ये एक इत्तेफाक? जो आर्किटेक्ट, डिजाइनर होते हैं, उनकी एक प्रक्रिया होती है चयन करने की। CPWD एक निर्माण की एजेंसी है, उन्होंने आर्किटेक्ट के चयन को किया और हमने आग्रह किया आर्किटेक्ट से कि दुनिया भर के जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाओं के भवन हैं उनका अध्ययन करें, जिन जिन की एक मान्य सदस्यों को या काम काज के लिए आवश्यकता होती है उसका अध्ययन करें। विभिन्न पहलुओं पर हमने अध्ययन करने के लिए आर्किटेक्ट को किया।
आर्किटेक्ट ने जो डिजाइन हमें दी, उस डिजाइन पर हमने हमारी लोकसभा की जनरल पर्पज कमेटी के अंदर उस डिजाइन के बारे में, जिसमें सब दल के नेता होते हैं, संसदीय समिति के चेयरपर्सन होते हैं, उसमें उस डिजाइन और उसमें जो जो मान्य सदस्यों की अपेक्षाएं थी, कि सुझाव थे, उन सुझावों को भी इनकॉर्पोरेट किया और उसके आधार पर डिजाइन फाइनल की। उसके बाद निर्माण का कार्य के टेंडर की प्रक्रिया भी CPWD ने निकाली। अब निर्माण चल रहा है। अब कौन से मंदिर का नक्शा लिया गया है, किस देश की संसद का नक्शा लिया गया है, मैं इस बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमने यही आग्रह किया था कि देश की जितनी भी विश्व के अंदर जितनी भी लोकतांत्रिक संस्था हैं, उनका हम अध्ययन करें, ताकि जब ये भवन बन रहा है, ये आने वाले समय के अंदर बहुत 100 साल से ज़्यादा तक ये भवन रहेगा, उसके अनुसार और भविष्य की आवश्यकताओं को भी देखते हुए आप इसमें ये भवन निर्माण होना चाहिए। आधुनिक तकनीकी से युक्त होना चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग होना चाहिए, कामकाज की दृष्टि से सुलभ और सरल होना चाहिए, ताकि हम हमारे आने वाली माननीय पीढ़ियों सदस्यों के लिए की दक्षता को बढ़ा सकें। ठीक है सर, कई कई सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे जो एक कोविड काल था, इसमें विपक्ष ने बार बार इस बात की डिमांड की कि जो कमेटीज की मीटिंग है वो वर्चुअली क्यों नहीं हो सकती है। बहुत सारे देशों में होता है। कहा पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो भी वर्चुअली हो सकती है। आजकल विश्व में वर्चुअल का एक कॉन्सेप्ट आया है। तो उन्होंने कहा कि साहब, जब आप सारा काम कर रहे हैं वर्चुअली, तो आप पार्लियामेंट, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम, अधीर रंजन ने भी कई चिट्ठियां आपको लिखी, तो वो एक सवाल यह है कि साहब वर्चुअली क्यों नहीं हो सकती कमेटीज की मीटिंग। मुझे लगता है कि संसद वर्चुअल चले, इसकी मांग तो किसी ने की। संसदीय समितियों वर्चुअल हो, हाँ। उसकी मांग जरूर की थी, लेकिन संसदीय समिति के कार्य के करण के लिए एक नियम प्रक्रिया बनी हुई है। हमारे यहाँ नियम 266 के अंदर संसदीय समितियों की बैठक गोपनीय होगी, पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाएगी, बिना स्वीकृति के इसको कार्रवाई को पब्लिक डोमेन में नहीं लाए। ये हमारे नियम में है। जब तक उस नियम में परिवर्तन नहीं हो जाता, जब तक हम कोई भी संसदीय समिति को वर्चुअल की परमिशन नहीं देते। जो माननीय सदस्य जो वर्चुअल की बात कर रहे हैं, अच्छा होता है कोविड के समय जब ये चर्चा चल रही थी, जब वो सदन में इस मामले को उठाते, इसके लिए एक प्रक्रिया है कि हमारी रूल्स कमेटी बनी हुई है। रूल्स कमेटी के अंदर सभी दल के माननीय सदस्य होते हैं। बिल्कुल। और उस रूल्स कमेटी के अंदर जिन जिन माननीय सदस्यों ने वर्चुअल कमेटी का आग्रह किया है, हम उन पर उस नियम रूल्स कमेटी में चर्चा करेंगे। जो सर्वसम्मति बन जाती है जिस विषयों पर रूल्स परिवर्तन करने पे, उसके लिए फिर हमारी संसद का मत जाना जाता है, और जो संसद का मत बन जाता है उसके आधार पर नियम का परिवर्तन किया जाता है। कुछ माननीय सदस्यों ने वर्चुअल की मांग की है, कुछ माननीय सदस्य ये चाहते हैं कि इसकी गोपनीयता बनी रहे, तो वर्चुअल नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग मत है, अलग अलग मत है। तो अलग अलग मत जहाँ होता है वहाँ पर फिर सर्वसम्मति बनाई जाती है। हम जब रूल्स कमेटी होगी, जब इस वर्चुअल के विषय को भी इस रूल्स कमेटी में चर्चा करेंगे। सर, कुछ दिन पहले हमने सुना, राहुल गांधी ने ये बात बोली कि मैं जब भी पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मेरा माइक जो है वो ऑफ करा दिया जाता है, तो मैं अपनी बात पूर्ण रूप से सदन के पटल पर रख नहीं पाता हूँ। हम तो हर माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देते हैं। जब भी वह बोलना चाहें, उनकी पार्टी तय करें, किसी भी विधेयक पर, किसी भी चर्चा पर निश्चित रूप से में समय मिलता है। और मुझे लगता नहीं कि कभी किसी का माइक संसद के द्वारा बंद किया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। समय अवधि होती है, किसी माननीय सदस्य को कितनी देर बोलना है, उस पार्टी का जितना समय अलॉटमेंट होता है, आवंटन होता है, उतने समय उस पार्टी के माननीय सदस्य बोलते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो समय आवंटन होता है उससे अधिक भी मैं माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देता हूं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हर विधेयक पर जो बिजनेस एडवाइजर कमेटी में उस समय तय हुआ, उससे ज़्यादा वक्त मैंने लोगों को हर विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दिया।
सर एक एक चीज की चर्चा है, एलजेपी में बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल हम देख रहे हैं। पासवान है, पशुपति पारस उनके चाचा हैं। लोग और चिराग ये बात कह रहे हैं कि साहब मुझको भी वक्त मिलना चाहिए था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, लीडर था, बहुत जल्दी ये फैसला हो गया कि पार्टी के एमपीज गए और तुरंत जो टेबल ऑफिस था उसने भी नाम जो था वो चेंज कर दिया, लीडर ऑफ द हाउस। तो सर ये तो नियम अनुसार है, क्योंकि 5 सांसद चले गए तो ये होना ही था। ऐसा नहीं है कि संसद बहुमत के आधार पर संसदीय दल का नेता चुनता है, एक प्रक्रिया है। जी सर। जिस पार्टी के दल के सदस्य होते हैं वो अपनी बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद उसकी निर्णय की सूचना सचिवालय को देते हैं। उन्होंने बैठक की और उनके मुख्य सचिव ने सूचना दी कि हमने संसदीय दल के नेता का चुनाव किया है और ये हमारी सूचना है। जब हाँ 13 तारीख को उन्होंने पत्र दिया, 14 तारीख को एग्जामिन किया, उनका माननीय चिराग पासवान जी का पत्र आया 15 तारीख को शाम को। तो उस समय जब उन्होंने एक सूचना दी, उस सूचना पर किसी की आपत्ति नहीं थी, तो हमारे टेबल ऑफिस ने उसके आधार पर रिकॉर्ड में परिवर्तन कर दिया। मतलब चिराग ने सर कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? सर उस समय ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने पत्र लिखा है, हम उसका भी एग्जामिन करा रहे हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। एक बड़ी बहस इस वक्त देश में है, जो स्टैंडिंग कमेटीज है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो तो प्रिविलेज का मामला है और सीधे आपके पास आएगा। मैं सर ये समझना चाहता हूं, क्योंकि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, अभी हमने गाजियाबाद की एक घटना दी जो एक ही लॉ एंड ऑर्डर की घटना थी, उसको धार्मिक रंग दे दिया गया, ट्विटर पर चल गया, फेसबुक लाइव्स कर दिए गए। इसमें बैलेंस, आपकी अपनी राय क्या, इसमें बैलेंस कैसे हो? एक तरफ तो कमेटी काम कर रही है, मैं बिल्कुल नहीं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपको लगता है कि हाँ जिस दिशा में सरकार चल रही है कम से कम वो एक सही दिशा है कि कोई भी आदमी कुछ भी ना लिख पाए सोशल मीडिया पर, कुछ भी उठा के लिखे, और लिखे तो कम से कम एक चेक एंड पोस्ट हो कि क्या सही है और क्या गलत है? ये तो सभी अनुबंध समाज के सभी लोगों का मत रहता है कि सोशल मीडिया हो या अन्य प्लेटफॉर्म मीडिया हो, वो सही जानकारी देश के सामने लाए। और ये समाज का हमारा प्रयास भी है कि सही जानकारी देते हैं तो उसकी विशेषता रहती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने यहाँ है। उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई भी विषय कोई मानो लिखता है तो मुझे लगता है कि वो उनकी विशेषता पर सवाल पैदा करेगा। लेकिन हमारी कोशिश होना चाहिए कि समाज के अंदर जो भी सामग्री हम डाल रहे हैं वो सही तथ्यों पर डाले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, लोग कहते हैं वेव 3 भी आएगी। कोविड टाइम में हमने देखा आपने बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया, सारे एमपीज से आप बात करते थे, स्पीकर्स जो दूसरे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव है उनसे ही बात करते थे। अब मॉनसून सेशन आ रहा है, हालांकि मैं पूछूंगा तो आप हमेशा ये कहेंगे कि वो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स डेट्स मिलेगी, मैं आप डेट्स नहीं पूछूंगा। वैक्सीनेशन प्रोसेस एमपीज का कैसा चला सर? कितने एमपीज हैं वैक्सीनेटेड हो गए? अभी तक मेरी जानकारी में आया है कि 445 मान्य सदस्यों ने वैक्सीनेशन कराया है, क्योंकि कुछ माननीय मंत्री महोदय हैं तो अधिकतम माननीय संसद सदस्यों ने वैक्सीनेशन करा लिया। जो कुछ माननीय संसद सदस्य बचे हैं उनका अभी कुछ का कोविड अभी हुआ था, इसके कारण नियम प्रक्रिया के तहत उनको 3 महीने बाद वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अधिकतम मान्य सदस्यों ने वैक्सीनेशन लगा ली। माना जाए सर, जो मॉनसून सेशन है इस बार उम्मीद हम लोग करेंगे, हम लोग आएंगे मॉनसून सेशन कवर करने से। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि मानसून सत्र पूर्ण रूप से चले, पूरा चले, और हम सबकी कोशिश हो, प्रयास हो कि हम कोरोना संक्रमण की रफ्तार को जो कम होती जा रही है उसको और कम करें, कोविड गाइडलाइन की पालना करें, सामाजिक दूरी रखें, मास्क लगाएं, ताकि हम कोरोना को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकें। सर एक विषय और था सर, कई ऐतिहासिक बिल आपके टेन्योर में पास हुए हैं, चाहे वो 370, 35 से ट्रिपल तलाक, कई सारे ऐतिहासिक बिल हैं। इस कोविड काल ने सर एक सोचने पे मजबूर किया कि इस देश में कोई पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कम होती है। आप दूसरे अमेरिका को देखिए सर, ब्रिटेन को देखिए, एक साइज्ड पॉपुलेशन है वहां पर, तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी बहुत तेज चला। कोई भी चीज ऊपर सरकारें डिसाइड करती हैं तो डाउन द लाइन 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। हम 130 करोड़ के ऊपर के देश है, हमको गर्व है।
लेकिन क्या आपको लगता है सर इस पर भी एक विषय होना चाहिए, ये भी एक ऐतिहासिक फैसला होगा जो आपके अगर टेन्योर में हो, क्योंकि इस पर है कि कोई इतनी पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई बात ही नहीं करता सर देश में। कोई भी विधेयक लाने का काम सरकार हाँ करती है। निजी विधेयक कई मान्य सदस्य इस विषय पर लाए थे और उस पर चर्चा भी हुई सदन में। समय समय पर ऐसे कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है। जब हाउस की सर्वसम्मति किसी विषय में बनती है तो उस पर निर्णय होता है। मुझे लगता है कि जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन ज्वलंत मुद्दों को कभी भी सदन के अंदर कोई भी मान्य सदस्य लाएंगे, मैं प्रयास करूंगा उस पर चर्चा हो और रूल्स बनाने का, कानून बनाने का काम सरकार का है कि सरकार अगर कोई रूल्स लाती है तो उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप कोई भी बिल पास होता है तो आप हमेशा चेयर पे होते हैं, चाहे रात में 12 बजे चाहे 1 बजे, अमूमन आप रहते हैं 2 बजे तक। बिल्स पास होता है, आप सबको बोलने का मौका भी देते हैं और समय देते हैं अलॉटेड टाइम के अलावा। जब सर कोई बिल लोकसभा से पास होता है, डिस्कशन के बाद जितने भी अमेंडमेंट्स मूव होते हैं आप उस पर भी वोटिंग करा लेते हैं कि आप वोटिंग करा लीजिए, बिल्कुल मत कहिए मत कराने के लिए, हम देखते हैं आप वोटिंग कराते हैं। राज्यसभा से भी पास हो जाता है और उसके बाद नियम बन जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी विपक्ष के कई नेता उस पर सवाल उठाते हैं, और यहां नहीं देश के बाहर बातचीत करने में, मैं दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहा हूं जिन्होंने 370 पर एक बार फिर कहा कि नहीं साहब वो हम आएंगे तो एक बार फिर से देखेंगे। एज ए स्पीकर क्या आपको लगता है कि जो चीज पास हो रही है, पार्लियामेंट पास कर रही है, उसके बाद भी इस पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? एज ए स्पीकर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा काम उस समय जो सदन में कोई विधेयक आता है उस पर चर्चा कराने का है और चर्चा संवाद सभी दलों के सदस्य करें, चर्चा करें, ये मेरी कोशिश रहती है। अब विधेयक बनने के बाद, उसके रूल्स बनने के बाद कोई भी विषय कोई मान्य सदस्य या कोई भी सामान्य आदमी भी कोई सवाल कर सकता है। तो ये हमारा देश में लोकतंत्र है, सब अपनी अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जब कोई कानून बन रहा है तो कानून में जितने भी लोग उस कानून से प्रभावित हो रहे हैं उनका भी जनमत माना जाए और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों का भी जनमत जाना जाए, ताकि हम कानून बनाते समय देश हित में, राष्ट्र हित में कानूनों को सही बना सकें। बहुत शुक्रिया ओम बिरला साहब, आपने हमको वक्त दिया ITV नेटवर्क को और बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए और बताया कि 2022 तक पार्लियामेंट भी तैयार होगा, कितनी वैक्सीन मिली है। ओम बिरला साहब ITV ग्रुप पर थे, स्पीकर लोकसभा के। खास बातचीत थी इंडिया न्यूज TV से।